देवर मुझे देखते ही मूंछों पर हाथ फेरने लगता। मैं शर्म के मारे नजरें झुका लेती और काम में लग जाती। मगर एक रात इमरजेंसी हो गई। सोचा मतलब हो तो गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। उस रात होश उड़ गए जब मूंछों वाले मर्द को पहली बार मैंने अबू की वफ़ात के कुछ अरसा बाद अम्मी को हम दोनों बहनों के रिश्ते की फ़िक्र लाहक हो गई। वो चाहती थीं कि इनके जीते जी ही हमें अपने घर का कर दें। मेरी उम्र अभी 20 साल की थी और जबकि मेरी छोटी बहन मुझसे 3 साल छोटी थी। इन्हीं दिनों हमारे घर में एक रिश्ता आया। अम्मी को वो रिश्ता मुनासिब लगा तो फ़ौरन ही हाँ कर दी। चंद दिन तैयारी में गुजरे और सादगी से निकाह करके मुझे रुखसत कर दिया गया। मेरे ससुराल में मेरी सास, देवर और देवरानी थी। मेरा शौहर यासिर बिलाशुबा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था, क्योंकि मरहूम बाप के जाने के बाद सारे घर की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। और जिस हिसाब से अम्मी मेरा रिश्ता ढूंढ रही थी मुझसे 10-12 साल बड़ा दामाद भी उन्हें मंजूर था। निकाह के अगले दिन मुझसे सास ने सबका तारुफ करवाया। मेरे साथ सभी का रवैया अच्छा था, मगर इन सब में मैंने अभी तक अपने देवर को नहीं देखा था। इसी तरह मुझे इस घर में तकरीबन 1 हफ्ता होने वाला था, मगर शायद वो दूसरे शहर में जॉब करते थे, जो अपने भाई के निकाह में भी शामिल नहीं हुए थे। मेरी देवरानी भी बेहद अच्छी और मासूम थी, बहुत कम बोला करती। एक शाम मैं सहन में लगे पौधों को पानी देने में मसरूफ़ थी कि तभी मुझे अकब से दीवार पर किसी के चढ़ने और फिर कूदने की आवाज़ आई। इत्तफाक से इस दिन मेरी सास और देवरानी हमसायों के यहाँ कुरान खानी के लिए गए थे। मेरा दिल पूरी कुव्वत से धड़का। मैंने डरते हुए जब पीछे पलट कर देखा तो हवास खोने लगे, क्योंकि सामने दीवार फलांग कर कोई लड़का घर के अंदर कूद चुका था। इसने मुझे बगैर देखे घर के अंदर दौड़ लगा दी। मैं उसे यूं जाता देखकर चीख उठी। मेरी चीख उसके कानों तक पहुंची तो वो फौरन वापस पलटा। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, माथे पर नागवारी उभरी। वो लंबे लंबे कदम उठाता मेरे करीब आया और अपनी पैंट से नोक वाली चीज निकाल कर मेरे गले पर रख दी। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। किसी मुसीबत में फंस चुकी थी मैं। ए खबरदार, जो किसी को बताया वरना दोबारा चीखने के काबिल ही नहीं रहेगी, समझी। बड़े जानदार लहजे में मुझे धमकी देकर अंदर भाग गया। शायद वो किसी छुप रहा था। गंदे मैल से अटे कपड़े जिन पर जगह जगह मट्टी और कीचड़ भी लगा हुआ था। मैं कांपती हुई घर के बैरूनी दरवाजे की जाने भागी ताकि गली में से किसी को बुला सकूं। घर में कोई भी मौजूद नहीं था। ऐसे में इस वाक़े का होना मेरी इज्जत पर उंगलियां उठा सकता था। मैं बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ी तभी दरवाजे बाहर से खुला। मेरी सास और देवरानी अंदर दाखिल हुई। मेरी हालत देखकर वो सवाल नज़रों से मुझे देखने लगी। मैंने बामुश्किल अपनी सांसों की रवानी पर काबू पाया और इन्हें बताया कि घर में कोई मर्द घुस आया है। सास ने कहा कि हाय अल्लाह। मेरी सास का हाथ तो सीधा अपने दिल पर जा लगा, जबकि देवरानी का रंग भी फक हो गया। तभी गेट पर कुछ लोग आए और पूछ-गुछ करने लगे। जो हुलिया उन्होंने बताया वो उसी लड़के का था, मगर मेरी सास इन्हें बोली कि माफ़ कीजिए, हमने किसी को नहीं देखा। इतना कहकर वो दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। इनके चेहरे पर अब बेचैनी दिखाई देने लगी थी। मैं हक्का बक्का सी सास को देखने लगी। अंदर अनजान मर्द घुस आया था और मेरी सास और देवरानी एक दूसरे का मुंह देख रही थी। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही सहन में अंदर से एक नौजवान दाखिल हुआ। सुरमई कमीज शलवार में बलबूस, यूं मालूम होता था अभी नहा कर आया हो। आस्तीने ऊपर को चढ़ा था। वो अब सिगरेट सुलगाकर सहन के बीचों बीच खड़ा था। मेरी सास ने एक नफरत अंगेज निगाह इस पर डाली। इनके अंदाज से यूं मालूम होता था जैसे वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। मेरी सास गुस्से से भरी आगे बढ़ी और इस लड़के को थप्पड़ रसीद कर दिया। सिगरेट इसके लबों से छूटकर जमीन पर जा गिरा। बेशरम, तू मर क्यों नहीं जाता और कितना जलील करवाएगा हमें। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरा बाप दुनिया से चल बसा। हम महल्ला शहर पर शहर बदलते आ रहे हैं, मगर तुम हर जगह अपने करतूतों से हमें बेइज्जत करवाने पर तुले हो। मेरी सास के बाद देगरे कई थप्पड़ इस लड़के को मार चुकी थी। कहीं ये मेरा देवर तो नहीं था। मेरे दिमाग में एकदम से ख्याल आया, मगर ये लबो लहजा और बोलने का अंदाज बिल्कुल भी शरीफाना नहीं था। मेरी सास के इतने थप्पड़ खाकर भी वो सिगरेट ज़मीन से उठाकर दोबारा लबों से लगाता हुआ बोला, अब मार लिया है तो मैं जाकर सो जाऊं माँ जी। 2 दिन से नहीं सो सका। और हाँ, तुम ज़रा मेरे कमरे में मलाई बोटी बना कर लाओ, बहुत भूख लगी है।
मुझ पर हाथ फेर कर पहले अम्मा और फिर बीवी को हुक्म देता अंदर चला गया। मेरी सास सर पीट कर रह गई। मैं फ़ौरन इन्हें अंदर ले आई और पानी पिलाया। वो पहले ही दिल की मरीज़ा थी। मुझे तो अब टेंशन होने लगी कहीं बात बिगड़ ही ना जाए। थोड़ी देर बाद जब इनके हवास बहाल हुए तो मुझे कहने लगी, बेटा तुम परेशान मत होना, ना ही हमारे बारे में बुरा सोचना। ये लड़का मेरा दूसरा बेटा है, पता नहीं कहाँ कमी रह गई इसकी परवरिश में कि ये इतना बिगड़ गया। चोरी चकारी लूट मार तो इसका पेशा ही बन चुका है। मैं बूढ़ी औरत समझा समझा कर थक चुकी हूँ, मगर ये हरामखोर सुधरने वाला नहीं। सास ने अव्वल से आखिर तक तमाम तर करतूत मुझे बताए। मेरा हलक तक खुश्क हो चुका था। इतना खतरनाक शख्स जो अब तक लूट मार करके दौरान 2 लोगों को भी कत्ल कर चुका था, वो खैर से देवर बन कर मेरी जिंदगी में आया था। थोड़ी देर बाद यासिर घर आए। इनको जब बाबर का पता चला तो गुस्से से आग बलगोला हो गए। फौरन इसके कमरे में गए और गिरबान से पकड़कर बाहर ले आए। मैंने कहा था तुम यहाँ दोबारा कदम नहीं रखोगे, फिर किस लिए यहाँ वापस लौटे हो? यासिर काफ़ी गुस्से में थे, मगर मेरा देवर अपना गिरबान छुड़वाता हुआ बोला, भाई आपकी इज्जत करता हूँ, बेहतर है कि इज्जत करवाओ, मुझे मजबूर ना करो। मैं घर में भी वही कुछ करूँ जो बाहर लोगों के साथ करता हूँ। इसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। वो जो कह रहा था कर भी सकता था। मेरा तो दिल दहल गया। मैं भाग कर गई और यासिर को इससे दूर करके कमरे में ले आई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था, मगर मैंने इन्हें फिलवकत तहम्मुल से काम लेने को कहा। मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। वक़्त गुजरता गया और इस बात को 1 महीना गुजर गया। देवर का रवैया बाकी सबसे बेहद मुख्तलिफ था। मुझसे दोबारा इनकी कोई भी बात नहीं हुई। वो घर में सवाई काम के किसी से कोई बात ना करता था। कई रातें घर वापस ना आता था और जब आता तो पैसों और जेवर की गठरियां लाकर बिस्तरों के नीचे छुपा देता। एक बार मैं सुबह फजर की नमाज के बाद सहन में लगे दरख्तों को पानी देने की गर्ज बाहर आई तो मेरा देवर ना जाने दरख्त के नीचे की मिट्टी क्यों खोद रहा था। वो काफ़ी गहरा गड्ढा खोद चुका था। मुझे ज़रा सा तजस्सुस हुआ कि आखिर वो इस गड्ढे में क्या डाल रहा है। इसने एक काले रंग का रुमाल की गठरी खोली तो मेरी आंखें चुदियाँ गई थीं। बहुत सारा जेवर वो इस गड्ढे में डाल रहा था। इससे पहले कि वो अपना काम करके पीछे पलट कर मुझे देखता, मैं वहीं अपने कमरे में वापस आ गई। सुबह मैंने अपने शोहर को सारी बात बताई तो वो कहने लगे, मरेगा साला, अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तो वो भी इस पर गुस्सा थे। इतवार का दिन था। दोपहर के वक्त मैं अपना काम ख़त्म करके अपने कमरे में जाने लगी तो दरवाज़ा बजा। जब देखा तो मेरी अम्मी और बहन खड़ी थीं। इस वक्त इनकी आमद मेरे लिए किसी तोहफे से कम ना थी। मैं इन्हें अंदर ले आई। हम कितनी ही देर बातें करते रहे। इसी दौरान मेरी नज़र सामने कमरे की खिड़की की जानिब गई। मैं ये देखकर चौंक उठी। सामने खिड़की से देवर झांक रहा था। इसकी नज़रों का ताक़ुब किया तो मेरा दिमाग घूम गया। वो ना जाने कब से मेरी बहन को घूर रहा था। मुझे शदीद गुस्सा आया था। मेरे तासुरात देखकर बाबर ने पर्दा गिरा दिया। कुछ देर मेरी अम्मी और बहन बैठकर बातें करती रहीं। मैंने इन्हें खाना खिलाया और फिर वो वापस चली गईं। इनके जाने के 24 घंटे बाद ही घर में ऐसी तब्दीलियां आने लगीं जिन्हें देखकर हम सभी हैरान रह गए। देवर बेहद नरम लहजे में अपनी माँ से बात कर रहा था और फिर कुछ देर बाद यासिर के पास गया और इनसे भी माफ़ी मांगी। फिर रुख मेरी जानिब किया और मेरे साथ बदकलामी पर भी माजरत की। इसका ये बदलता रंग देखकर किसी को भी यकीन नहीं आया। यकीनन कुछ गड़बड़ थी। ये वो कुछ छुपा रहा था। अलबत्ता मरियम से इनका रवैया अभी भी वही था, रूखा और बदलिहाज। इसी शाम मैं जब अपने कमरे में आई तो मेरे पीछे पीछे बाबर भी कमरे में आ गया। आज से पहले वो शायद 1 या 2 बार ही मेरे कमरे में आया था। इसे यूं आता देखकर मेरे जहन में कई सवालात जन्म देने लगे। कुछ देर तो बैठकर इधर उधर की बातें करता रहा और फिर कहने लगा कि भाभी, मुझे आपकी छोटी बहन बेहद पसंद आई है। मैं इसी से शादी करना चाहता हूँ। इसके मुंह से निकलते हुए ये अल्फाज मुझे हड़बड़ाने पर मजबूर कर गए। मैं चौंक कर बोली कि ये क्या कह रहे हो तुम? बाहर होश में तो हो? मेरी बात काट कर वो फ़ौरन बोला कि भाभी, अगर आप कहेंगी तो मैं मरियम को तलाक दे दूंगा। बस मेरी शादी अपनी बहन से करवा दें। वो इंतहाई ढिठाई से कह रहा था। मैं इसकी दीदा दिलेरी देख कर हैरान रह गई। मैं अपनी बहन के बारे में ऐसे शख्स का इंतखाब सोच भी नहीं सकती थी, और वो भी एक बदमिजाज और पहले से शादीशुदा। वो मज़ीद मगर मैंने इसे थप्पड़ मार कर खामोश करवा दिया। शोर की आवाज़ सुनकर मरियम और सास भी आ गई। वो मशकूक नज़रों से कभी मुझे तो कभी बाबर को देखने लगी, मगर शायद मैंने
ऐसे जैसे शख्स को थप्पड़ मारने में जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। बाबर बिफड़े शेर की मानिंद मुझ पर झपटा। अगले ही लम्हे उसने मुझे गले से पकड़कर दीवार से लगा दिया। समझती क्या हो खुद को? इसका लहजा यकसर बदल गया था। इज्जत से जब कह रहा हूँ मुझे तुम्हारी बहन से निकाह करना है तो इस खोपड़ी में बात नहीं घुसी। बहुत बुरा पछताओगी। थप्पड़ का बदला देखना मैं कैसे लेता हूँ तुमसे। बाबर मुझे धमकी दे रहा था जबकि मेरी सास और मरियम बाबर से मुझे छुड़वाने की नाकाम कोशिश करने में लगी थी। मुझे तो लगा कि मुझे अगला सांस ही नहीं आएगा। इसने बड़ी जोर से मेरा गला दबोच रखा था। इसने एक झटके से अपनी माँ और बीवी को इधर फेंका और घर से बाहर निकल गया। मैं वहीं ज़मीन पर गिरकर अपना सांस बहाल करने लगी। मेरा गला सुर्ख हो चुका था। मैं सांस से लिपट कर धाड़े मार कर रोने लगी। दूसरी जानिब मरियम पर तो अलग ही कयामत टूट पड़ी थी। दूसरी शादी का सुनकर उसने अलग कोहराम बर्पा कर दिया। बस अब बहुत हो चुका था। मुझे अब यासिर के आने का इंतज़ार था। मैं मज़ीद इस शख्स को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। न जाने कब क्या कर डाले किसे मालूम था। कुछ देर बाद यासिर घर आए। मैंने सारा माजरा उन्हें बताया। वो भी काफ़ी मुश्ताल हुए और सख्ती से मना कर दिया कि अब वो शख्स इस घर में नहीं आना चाहिए वरना वो सीधा थाने में जाएगा और इसके खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा देगा। इस रात मेरा देवर घर वापस नहीं आया। मैंने सोचा कि अम्मी को इस बारे में इत्तला कर दूं मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई। अगला दिन चढ़ा तो मैं मामूल के मुताबिक मरियम के साथ कामों में मसरूफ़ हो गई और बेचारी की भी क्या ज़िंदगी थी। मैके में कोई वारिस नहीं था और शोहर भी ऐसा जैसे दुनिया जहाँ की आसाइशों ने घेर रखा था। बीवी को तो झूठे मुँह भी ना पूछता और अब ये दूसरी शादी की पेशकश मेरी मासूम बहन के लिए किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं थी। मरियम मुझसे कहने लगी कि आप जल्द अज जल्द अपनी छोटी बहन की शादी कर दें। मैं यही सोच रही थी कि अम्मी से कहूँ कि बहन का रिश्ता देखें। कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं देखने जाती इससे पहले ही मरियम ने दरवाज़ा खोला। एक लड़की खुद को चादर में लपेटे हुए घर में दाखिल हुई। इसकी गोद में एक बच्चा भी था। मैं सभी शायद मरियम के रिश्तेदार है। जबकि मरियम मेरी जानिब देखने लगी। दरअसल वो चेहरा हमारे लिए नया था। वो चेहरे पर संजीदगी सजाई अंदर दाखिल हुई और कहने लगी बाबर नवाज का घर यही है? मरियम ने हाँ में सर हिलाया तो वो बोली बाजी मैं बाबर की बीवी हूँ। मुझसे 1.5 साल पहले इसने निकाह किया था और अब पिछले 7 माह से मुझे दिखाई नहीं दिया। बच्चे की पैदाइश और इसका खर्चा पूरा करना इसका हक है। यकीन करें मेरे पास तो बच्चे के दूध के भी अब पैसे नहीं हैं। मांग तांग कर कब तक गुजारा करूं बाजी? बड़ी मुश्किल से लोगों से पूछते पूछते इस घर तक पहुंची हूं। वो लड़की पसीने से शराबुर फूले हुए सांस से बोल रही थी। मरियम चकरा कर ज़मीन पर गिरी और मैं इसको थामने के लिए इसकी जानिब दौड़ी। वो लड़की कभी मुझे तो कभी मरियम को देखती। मेरी सास भी बाहर निकल आई और इस लड़की की बात पर पहले तो परेशान हुई मगर फिर पूछ-गुछ करने लगी। इसे भी यहाँ कर पता चला था कि बाबर की पहले भी कोई बीवी मौजूद है। ये राज जानकर उसने अलग रोना शुरू कर दिया। इससे पहले मुझे शदीद नफरत महसूस हुई थी। कितना घटिया इंसान था वो। 2 लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद करके उसे सुकून नहीं मिला था जो अब मेरी बहन पर नज़र रखे हुआ था। वो लड़की पूरे सबूत के साथ यहाँ आई थी जिसका जीता जागता सबूत उसकी गोद में वो बच्चा था मगर इसके बावजूद बाबर के एतराफ़ पर ही मेरी सांस को तसल्ली होनी थी। बिलाशुबा वो इस लड़की को बहुत तस्लीम करने को तैयार न थी। इन्हें इस लड़की पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था मगर इसकी गोद में खेलता बच्चा देखकर मेरी सांस पिघल गई थी। मरियम माँ नहीं बन सकती थी मगर आज जो हुआ था इसके बाद इसे शिद्दत से इसकी कमी महसूस हो रही थी। यासिर आज घर आए तो सामने अपनी दूसरी भावाज और भतीजा देखकर दंग रह गए मगर यही हकीकत थी। वो बेचारी लड़की यतीम थी जिसे इसकी चचा और चची ने पाला था। बाबर के झांसे में आकर ने इससे निकाह कर लिया। ये खुफिया निकाह चंद दिन ही चला। पहले पहल तो वो इसका ध्यान रखता रहा मगर जब दिल भरने लगा तो छोड़कर फरार हो गया। इस लड़की को कुछ वक़्त के लिए सास ने अपनी बहन के घर भेज दिया क्योंकि मरियम की तबीयत इस वाक़े के बाद बेहद ख़राब हो चुकी थी। रो रो कर उसे गशी के दौरे पड़ने लगे थे। किसी तरह दवा देकर मैंने इसे सुलाया और अपने कमरे में चली आई। बेडरूम पर धर्म से गिरी और अपनी सांस बहाल करने लगी। वैसे तो इस घर में हर रोज़ ही एक नया ड्रामा होता मगर आज तो हद ही हो गई थी। तभी दरवाज़ा एक झटके से खुलने की आवाज़ आई। गोया तोड़ ही दिया गया। मैं बुखला कर उठ खड़ी हुई। खिड़की की बाहर जानिब देखा तो मेरा वजूद काम कर रह गया। बाहर घर वापस आ गया था। नया कलफ वाला सूट बाजू पर रड़ाव की घड़ी अकड़ा कर चलता हुआ मेरे करीब आया और मुँह पर हाथ फेर कर मुस्कुराने लगा। मेरे होश तब उड़े जब उसके पीछे घूंघट में चलती हुई सुर्ख अरूसी जोड़े में एक दुल्हन को देखा। मेरी रही सही हिम्मत भी जवाब देने लगी। दिल में खौफ की लहर दौड़ गई कि कई वसवसों ने मुझे घेर लिया। कहीं ये मेरी बहन को तो
میری ساری سوچیں وہیں پر تحلیل ہو گئیں جب بابر بلند آواز میں بولا، ماں جی باہر آؤ، دیکھ تیرا گبرو جوان تیرے لیے نئی بہو لایا، ساتھ بھابھی کو بھی لیتی آنا، بڑا پھن پکار رہی تھی اس دن۔ ہاں ہاں ہاں، بابر کے یہ الفاظ میری سوچوں پر صداقت کی مہر لگا گئے تھے، یعنی یہ میری بہن کو لے آیا تھا۔ میرا دل ڈوبنے لگا، میں بجلی کی سی تیزی سے ہی باہر نکلی اور گھونگھٹ بنی دلہن کے پاس گئی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، دل چاہ رہا تھا کہ بابر کو زمین میں گاڑ کر رکھ دوں۔ میری ساس نے بابر کو گریبان سے پکڑ کر لان تان کرنا شروع کر دیا، جبکہ مریم یک تک اپنی تیسری سوتن کو دیکھنے لگی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے آگے بڑھ کر جب گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں گھونگھٹ وہیں چھوڑ کر کئی قدم پیچھے ہٹی تھی، کیونکہ گھونگھٹ میں تو میں اپنی والدہ کو اپنے دیور کے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی، اور بابر نکاح خواہاں کو لے کر میری والدہ کے گھر پہنچ گیا تھا اور ہاتھ میں پسٹل تھی۔ وہ بوڑھی عورت پسٹل دیکھ کر گھبرا گئی۔ میری والدہ نے اسے غصے میں بھرے دیکھا تو کہا، انہیں نکاح پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر بابر کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ بابر کو بٹھا کر وہ نکاح خواہاں کو کمرے میں لے گئیں۔ باہر بابر کو لگا کہ نکاح خواہ لڑکی کے ایجاب قبول لینے گیا ہے، لیکن میری والدہ نے اس نکاح خواہ کو میرے دیور کی ساری حقیقت بتا دی۔ اس نکاح خواہ نے اس سے نکاح نہیں کروایا اور بابر کو کہا کہ ہو گیا نکاح میرے دیور سے، اس نے یوں ہی سائن کروا لیے۔ میری بہن کو امی نے چھپا دیا اور خود دلہن کے لباس اور دوپٹے میں میری ماں اس کے ساتھ آ گئی۔ جب میں نے گھونگھٹ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اسی اثنا میں پولیس پہنچ گئی۔ میری چھوٹی بہن نے پولیس کو خبر دے دی تھی، وہ میرے دیور کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ میری ماں کی عقلمندی کی وجہ سے میری بہن کی زندگی بچ گئی تھی۔ شوہر نے بابر کے خلاف FIR کٹوا دی، بابر کو جیل ہو گئی۔ ساس نے بہت شور واویلا مچایا، لیکن شاید یہی ہم سب کے لیے بہتر تھا۔ اس کی دوسری بیوی بھی اب ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میرے شوہر نے خدا ترسی کرتے ہوئے اسے گھر سے نہیں نکالا تھا اور اس کے نان نفقے کی بھی ذمہ داری اٹھا لی۔